नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के निवेश कार्यक्रम में मैं अतुल दुबे आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे स्टूडियो में दो एक्सपर्ट पधारे हैं। पहले एक्सपर्ट हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष जायसवाल जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। दूसरे एक्सपर्ट हैं इंदौर से, जो कि बाजार विशेषज्ञ हैं, सुदर्शन मुंद्रा जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, हमसे सीधे प्रश्न पूछने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0755-266-0049। इन नंबरों से आप हमसे सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, हमारे स्टूडियो में दो विशेषज्ञ हैं, एक बाजार विशेषज्ञ और दूसरे जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो आप चाहें तो अपने टैक्सेशन से रिलेटेड समस्याओं के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। अभी जो आपने टैक्सेशन फाइल किया है उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, और आगे आने वाले वर्ष में किस तरह से हमें टैक्स प्लानिंग करनी है उसके बारे में भी हमारे विशेषज्ञ आपको ढेर सारी जानकारियां देंगे और आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। साथ ही सुदर्शन मुंद्रा जी, जो कि बाजार विशेषज्ञ हैं, ये हमको विशेष तौर से ये बताएंगे कि हमारा निवेश कहां पर होना चाहिए और किस तरह से हम निवेश का अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। तो दर्शकों, आपके प्रश्न सादर आमंत्रित है। आप प्लीज प्रश्नों को पूछ करके इनसे जो है उचित सलाह लें। तो चलिए हम अपनी चर्चा को आरंभ करते हैं। आशीष जायसवाल जी, मेरा प्रश्न आपसे होगा, जैसा कि अब टैक्स फाइलिंग हो चुकी है, 31 जुलाई बीत चुका है। अब इसके बाद आने वाले वर्ष के लिए हमें जो है टैक्स प्लानिंग करनी है। तो इस संबंध में हमें न्यू रेजाइम पर जाना चाहिए या ओल्ड रेजाइम से हमें टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए? इसके बारे में पहले हमें आप बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है सर आपका जी। अगर आप देखें तो भारत सरकार ने इस साल जो है दो टाइप के टैक्स डिज़ाइन लेके आए हुए हैं। अगर आप पहले के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले जो था वो टैक्स के जो स्लैब्स थे वो अलग थे, और जो नया वित्तीय वर्ष इसमें जो स्लैब्स हैं वो अलग है जी। इसमें बेसिकली हमारे लिए क्या फ़ायदे की चीज़ है ये हमें देखना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो पुराने के वर्षों में जो वित्तीय स्लैब थे वो कम थे और उसमें टैक्स रेट ज़्यादा थे, और अभी के जो नया डिज़ाइन सरकार ने सरकार ने प्रस्तुत किया है उसमें जो वित्तीय जो टैक्स के रेट है वो पहले से कम है और उसमें कई फायदे भी हैं। लेकिन मतलब टैक्स बचत होगी, बेसिकली हमको ये देखना चाहिए कि हमारी आय कितनी हो रही है जी। अगर हमारी आय जो है 15 लाख के अंदर है, 15 लाख के अंदर है, तो फिर हमें जो है जो नया रेजिम है वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। और अगर हमारी आय थोड़ी ज़्यादा है तो अभी भी हमें पुराने वाले रेजिम में ज़्यादा मिलेगा। जी जी। तो सुदर्शन मुंद्रा जी, आप क्या समझते हैं कि अगर न्यू रेजिम अप्लाई होने से निवेशकों के बचत और निवेश में वृद्धि होगी, या ये ऐसा ही चलता रहेगा जैसे पहले चल रहा था? कुछ ना कुछ फर्क तो आएगा। देखिए, केवल इतना फ़र्क आ रहा है, न्यू और ओल्ड रेजिम की हम बात करें तो यदि कोई एसएससी या टैक्स पेयर जो है वो न्यू रेजिम में जा रहा है तो वो एटीसी के लिए जो इन्वेस्टमेंट उसको पहले वो करता था वो अब नहीं करेगा, क्योंकि उसमें एटीसी के निवेश की ज़रूरत नहीं है। मतलब इससे निवेश में फ़र्क पड़ेगा? इससे निवेश में फ़र्क उतना नहीं पड़ेगा जैसे मैंने बताया, क्योंकि वो एटीसी में नहीं जाएगा। तो वो जो 1.5 लाख उनका बच रहा है वो उसको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ लॉकिंग पीरियड ना हो। यस, ओके। तो मतलब अब जो है जी, हमसे एक कॉलर जुड़ चुके हैं जी। प्रश्न पूछिए। पूना से राजवीर सिंह जी पूना से जुड़ चुके हैं। हेलो जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा एक सवाल था सर कि अमूमन हमने ऐसा देखा है कि कभी स्मॉल कैप में तेजी आ जाती है, तो कभी लार्ज कैप में, तो कभी मिड कैप में, हर बार अलग अलग ये चलते हैं सेक्टर। तो हमको निवेशक के तौर पे कैसे पता लगेगा कि हम किस में निवेश करें और कब करें? जी जी। इनका प्रश्न सुदर्शन जी आपसे है कि ये मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप में कैसे डिसाइड करें कि मुझे कहां पर निवेश करना चाहिए और कब करना चाहिए, क्योंकि कभी भी कहीं भी तेजी आ बिल्कुल जाती है। सही बात है। राजवीर जी को मेरी एक ही सलाह होगी कि सबसे पहले तो उनके जो वित्तीय सलाहकार हैं उनसे समझ के उनसे मशवरा करें, क्योंकि वो इनकी सारे गोल्स को, फाइनेंशियल गोल्स को अच्छे से समझते हैं। वो उन्हें सलाह दे पाएंगे कि स्मॉल कैप में जाना है, लार्ज कैप में जाना है या मिड कैप में जाना है। अब रही जो हमारे साइड से
उन्हें हम मदद जो दे सकते जी, हैं, जी। हम इतना उनकी सहायता कर सकते हैं कि देखिए ये तो स्टॉक मार्केट है, हर समय कभी स्मॉल कैप में तेज़ी रहेगी, कभी मिड कैप में, कभी लार्ज कैप में। तो यदि आप इन चीज़ों को नहीं समझते हैं तब आप फ्लैक्सी कैप या मल्टी कैप सरी के प्रोडक्ट में आएँ। उसमें ये तीनों प्रोडक्ट होते हैं, तीनों तरह के स्मॉल कैप भी आ गया, लार्ज कैप भी आ गया, मिड कैप भी आ गया। तो किसी में भी तेज़ी रहेगी, आपको फ़ायदा मिलेगा। हाँ, तो मैं समझता हूँ राजवीर जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि अगर आपके सामने यह समस्या आती है कि मैं किस मिड कैप में जाऊं, लार्ज कैप में जाऊं या स्मॉल कैप में जाऊं, और आपके पास सीमित वो कैपिटल है, तो उस सिचुएशन में आप अपने सलाहकार से सलाह लें, और अगर सलाह नहीं ले पा रहे हैं तो फ्लेक्सी कैप में, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया, आप बात करेंगे तो वहां पर आपको तीनों फंड का बेनिफिट मिलेगा एक साथ। और अगर चर्निंग होती है तो वहां पे उसकी देखरेख करने के लिए फंड मैनेजर भी है, टीम है कि अगर जो है लिक्विड में मिड कैप में तेजी आ रही है तो वो वहां से पैसा निकाल करके स्मॉल से या लार्ज कैप से पैसा निकाल करके मिड कैप में डालेंगे। बिल्कुल सही। स्मॉल कैप में तेजी आ रही है तो वो पैसे का मैक्सिमम पोर्शन जो है स्मॉल कैप में पार्क करेंगे, तो आपको वहां पे चिंता करने की भी जरूरत नहीं होगी। तो मैं समझता हूं कि आपकी समस्या का समाधान हो गया। चलिए, तो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। ये मिड कैप स्मॉल कैप वाकई जो है कई बार हमारे लिए बड़ा दुविधाजनक हो जाता है। तो टैक्सेशन, अब जैसे कई बार निवेशक को ये लगता है कि स्मॉल कैप में तेजी आ रही है तो लार्ज कैप से वो पैसा निकाल करके स्मॉल कैप में डालता है, तो इसमें क्या टैक्सेशन का भी कुछ रोल आता है? जी, वो सुदर्शन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, उसके बाद विशेष राय लूंगा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से। जी। देखिए सर, टैक्सेशन का रोल इतना आता है, जैसा कि भारत सरकार ने हमारे इक्विटी सेक्टर के लिए स्पेशली 1 लाख रुपए के 1 साल के अंदर 1 लाख का जो लाभ होगा उसको कर मुक्त किया हुआ है जी। तो 1 लाख से ऊपर का लाभ अगर उन्हें होता है, किसी भी, वो चाहे स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या मल्टी कैप, किसी भी सेगमेंट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हो और 1 लाख से ऊपर का लाभ होगा तो उसके ऊपर उन्हें 10% का टैक्स देना पड़ेगा। हमसे कॉलर जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से। नंद स्वरूप जी नमस्कार। जानना ये चाहता हूँ, निवेश करने के लिए कोई विशेष महीना होता है, कोई विशेष समय होता है कि व्यक्ति पास जब पैसा होता निवेश कर सकता है? जी, एक बार फिर से प्रश्न पूछें आप अपना। मैं जानना ये चाहता हूँ कि निवेश करने के लिए कोई विशेष महीना होता है कि कोई विशेष समय होता है निवेश करने के लिए कि व्यक्ति पास जब पैसा होता निवेश कर सकता है? इनका प्रश्न बड़ा लेमैन जैसा है कि बिल्कुल जो है हम अपने विशेषज्ञ से राय लेते हैं कि कई बार क्या होता है कि पैसा हमारे पास आया तब हमें निवेश करना चाहिए, या कोई एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है जहां पर हमें निवेश करना चाहिए। क्या नाम था? नंद स्वरूप जी। नंद स्वरूप जी, एक मेरा सुझाव रहेगा, जब भी पैसा है तब हमें निवेश तो करना चाहिए, पर निवेश कहाँ करना चाहिए ये आपको समझना रहेगा। जब बाजार ज़्यादा ऊपर लग रहा है तो उसे लिक्विड फंड में पार्क करके एसटीपी के माध्यम से उसमें ट्रांसफ़र करें तो वो आपको फ़ायदा दे देगा निवेश। और यदि आपको लग रहा है कि बाजार नीचे है काफ़ी, तब आप लमसम निवेश इक्विटी में कर सकते हैं, जो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा फायदा पहुंचाएगा। जी जी। तो दर्शकों, आप हमारे टोल फ्री नंबर से 1800-233-0040 जो स्क्रीन पर दिख रहा है, और हमारा लैंडलाइन नंबर है 0755-266-0049, इससे आप हमसे सीधे संपर्क करके प्रश्न पूछ सकते हैं। सुदर्शन जी, आपने बड़ा अच्छा बात कहा कि एसटीपी जी और एक एसडब्ल्यूपी होता है। यस। इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी, जैसा कि नाम से हमें कुछ दिख रहा है, एसटीपी सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान, आपका पैसा एक जगह से दूसरी जगह सिस्टमेटिकली ट्रांसफ़र हो रहा है, और एसडब्ल्यूपी जो नाम है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, आपका पैसा सिस्टमेटिक रूप से विड्रॉवल हो रहा है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से देखते हैं, एसटीपी उस समय की जाती है जब हमारे पास पैसा, जैसे अभी हमने नंदकिशोर जी का जवाब दिया कि हमारे पास पैसा तो है पर हमें ऐसा लग रहा है कि शायद बाजार नीचे टूट सकता है, तब उस केस में हम एसटीपी करते हैं। जी। जैसे अभी भी समय वही चल रहा, वोलेटाइल बाजार ज़्यादा है, तो हम सलाह देते हैं कि एसटीपी के माध्यम से निवेश करें। और एसडब्ल्यूपी ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनको नियमित आय की आवश्यकता होती है,
वो रिटायर्ड व्यक्ति हो सकते हैं या कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, तो वो SWP के रूप में उनका नियमित आय का साधन हो जाता है एक म्यूचुअल फंड। आशीष जी, अब यहाँ पर एक समस्या आती है टैक्सेशन की। ये STP अपन ने किया, एक फंड से दूसरे फंड में हमने रेगुलर इंटरवल पे ट्रांसफर किया, तो वहां पे एक जिस फंड में हमने पार्क करके रखा था हमें कुछ राशि लाभ की प्राप्त हुई और फिर हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे फंड में, तो वो जो लाभ की राशि है उस पर टैक्सेशन क्या कहता है? इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर आप STP कर रहे हैं या SWP कर रहे हैं, ये इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पैसा विड्रॉल हो रहा है। इट इज ए काइंड ऑफ आप पैसा निकाल रहे हैं, आप जो पैसा आपने पैसा जो निवेश किया वहाँ से निकाल रहे हैं। तो इनकम टैक्स देखता है कि जो पैसा आपने निकाला है उसकी अवधि क्या है, वो किस अवधि तक आपने उस पैसे को उस फंड में निवेश करके रखा था। हमसे एक कॉलर जुड़ चुके हैं, राहुल जी गुना से। राहुल जी नमस्कार, आप अपना प्रश्न पूछिए। सर मुझे ये जानना था कि हम बैंक के माध्यम से निवेश करें या वित्तीय सलाहकार के माध्यम से निवेश करें, इसके ऊपर कुछ पता डालेंगे। अच्छा, हाँ, इनका प्रश्न, क्योंकि आजकल बैंकों में भी बहुत सारे ऑफर दिए जाते हैं या बहुत सारी चीज़ें जो है मे आई हेल्प यू के डेस्क पे समझाई जाती है कि आप यहाँ पर निवेश करें, तो इनको ये मशवरा दिया जाए कि ये बैंकिंग के माध्यम से निवेश करें या किसी सलाहकार के माध्यम से निवेश करें। देखिए अतुल जी, क्या राहुल जी ने हमसे ये सवाल किया। राहुल जी, बड़ी ही सीधी सी बात है, बैंकिंग के माध्यम से या बैंक से आप करते हैं, बैंक का वो थर्ड पार्टी बिजनेस है एक्चुअल में। ये बैंकों ने भी कुछ सालों में, कुछ वर्षों में बैंकों ने एड किया है। उनका मूल व्यापार जो है वो आपके अकाउंट्स को, आपके पैसे को लेन देन करना है। तो बैंक का जो RM वहाँ पे बैठा है या जो भी व्यक्ति वो वहाँ पे टेबल पे हैं, वो सलाह नहीं दे पाते उतनी अच्छी, या वो उतने समय तक आपका साथ नहीं देते हैं, वो 2 साल 3 साल या 1 साल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ज़्यादा अच्छा ये रहेगा, मेरी ये आपके साथ राय रहेगी कि आप किसी निवेश सलाहकार जो भी आपके विश्वसनीय हों उनसे संपर्क करें और उनके साथ आपके निवेश को आगे ले जाएं, क्योंकि वो जीवन पर्यंत आपके साथ रहेंगे। वो आपकी अगली पीढ़ी को भी, मैंने देखा ऐसे कई सारे निवेश सलाहकार को जो कि दूसरी तीसरी पीढ़ी को भी सर्विस दे रहे हैं। और चूंकि वो आपकी सारी चीज़ें, जैसे एक फैमिली डॉक्टर होते हैं, फैमिली डॉक्टर को पूरी फैमिली की सारी चीज़ों की जानकारी होती है, उसी तरह से वो वेल्थ डॉक्टर हैं एक तरह से। और जब तक आपके परिवार की सारी समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक वो सही वित्तीय सलाह आपको दे भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि उनको पता होगा कि कब क्या कैसे आप करने वाले हो, कहाँ जरूरत है, जरूरत कैसी पड़ने वाली है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ज्यादा उचित होगा कि आप जो है किसी वित्तीय सलाहकार से ही सलाह लें। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बहुत सही कहा आपने। अब सर जो है हम अपने प्रश्न को जारी रखेंगे कि वहां पर जो टैक्सेशन का स्कीम था वो टैक्सेशन प्लानिंग कैसे की जा सकती है, जो आप बता रहे थे कि SWP हो या STP हो, दोनों कंडीशन में टैक्स रेज होगा। SWP और STP में क्या है, जैसे मैंने बताया कि ये निर्भर करता है कि आपका जो निवेश है वो किस अवधि तक उसमें उस योजना में निवेश किया हुआ है। तो आपको जब भी आपको ये देखना है कि वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। जैसे कि अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है म्यूचुअल फंड में जो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है, तो 1 साल की अवधि का जो अगर होता है निवेश तो वो शॉर्ट टर्म में माना जाता है, और 1 साल के बाद का जो होता है वो लॉन्ग टर्म माना जाता है। और जो कर के नियम हैं वो भी अलग अलग हैं। अगर वो 1 साल की अवधि के अंदर ही आप पैसे निकाल रहे हैं, या तो STP से निकाल रहे हैं या फिर SWP से निकाल रहे हैं, तो उसमें कर का जो दर है वो ज़्यादा होता है, जो कि अभी सामान्यतः 15% है। और अगर वो 1 साल के बाद आप निकाल रहे हैं तो वो जो है उसमें आपको सरकार जो है थोड़ी सी बेनिफिट देती है। उसमें सरकार ने 1 लाख रुपए का एग्जम्पशन दे रखा है। तो अगर आप 1 साल के बाद निकालेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपको। और अगर आप ध्यान रखें कि 1 लाख रुपए तक का जो गेन है वो टैक्स फ्री है, तो उस हिसाब से अगर आप ध्यान में रख के निकालेंगे तो आपका टैक्स भी कम लगेगा और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा हो पाएगा। जी, बहुत अच्छी बात। सुदर्शन जी, एक समस्या आती है टैक्स प्लानिंग के साथ साथ, जब हम टैक्स की प्लानिंग करते हैं बहुत कुछ सोच समझ करके करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक समस्या आती है कि हमारे पास लिक्विडिटी भी बनी रहे, हमको ये रहता है, और हम निवेश का लाभ भी लेना चाहते हैं। सॉरी, समय समय पर हमको जो है जो मार्केट की ग्रोथ है वो भी मिलता रहे, इन्फ्लेशन से भी हम डिफीट कर लें, और अपनी ज़रूरत के लिए भी हमारे पास समय पर लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी रहे। तो इन समस्याओं को निपटाने के लिए आपके पास कोई गुरु मंत्र है क्या, जिसके आधार पर एक सामान्य निवेशक बच सके? देखिए, इसके लिए गुरु मंत्र तो इतना है कि
जिस भी व्यक्ति हमसे के लिए हम प्रश्न को फिर जारी रखेंगे। हमसे हाँ, एक कॉलर जुड़ जी। चुके हैं, अमित जी इंदौर से। अमित जी नमस्कार। नमस्कार जी सर, प्रश्न पूछिए सर, आप। मेरा सवाल ये था कि जब से डेट में इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा है जी तो उसके बाद में उसका सब्सिट्यूट क्या कर सकते हैं, हम कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जब से डेट में इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा है? तो अब इनका प्रश्न ऐसा है कि डेट से वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है जो टैक्सेशन में मिलता था। तो सबसे पहले तो मैं डेट इंडेक्सेशन के बारे में सर से जानना चाहूँगा। आशीष सर, आप जो है डेट इंडेक्सेशन का क्या वो चल रहा है, और उसके अल्टरनेट सुदर्शन जी आपसे चाहूँगा। जी। जी सी पहले इनकम टैक्स में क्या था कि पहले अगर डेट फंड में इन्वेस्ट करते थे आप, और अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, मतलब वो अगर आप लंबी अवधि तक रखते थे, तो उसमें क्या था, उसमें कर की दर भी कम थी, और फिर उसमें क्या था, आपको इंडेक्सेशन का भी फायदा मिलता था। जैसे कि अगर आपने जो कि बेसिकली ये कुछ नहीं है, बेसिकली ये है कि आपको जो मुद्रास्फीति के कारण जो आपका जो रुपए की जो वैल्यू कम होती है, परचेजिंग पावर कम उसको सरकार भरपाई करने के लिए आपको इंडेक्सेशन के माध्यम से एक सुविधा दिया करती थी, लेकिन इस साल के बजट से सरकार ने वो हटा दिया है। तो अभी क्या है, इंडेक्सेशन जो है वो की जो सुविधा खत्म कर दी गई है, और सरकार और जो डेट फंड है ये हमेशा जो है आपके नॉर्मल जो भी बेनिफिट है वो आपके नॉर्मल स्लैब रेट्स में ऐड हो जाएंगे, जो भी उसकी वृद्धि होगी, और उसमें टैक्स लगेगा। तो डेट फंड, तो इसमें क्या है, जैसे कि नॉर्मली जैसे आपके फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि जब भी आप पैसे जमा करते हैं तो वहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ता है, जो भी आपकी उसमें इंटरेस्ट की आमदनी होती है। उसमें फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, आपको इंटरेस्ट की आमदनी आपको हर साल बैंक ब्याज देता है, और उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो फिक्स डिपॉजिट में और पहले लोग देखते थे कि फिक्स डिपॉजिट फायदेमंद है या डेट फंड फायदेमंद है, तो पहले डेट फंड ज्यादा फायदेमंद माना जाता था, क्योंकि इंडेक्सेशन और टैक्स बेनिफिट दोनों मिल जाता है। फायदे का साथ होता, लेकिन अभी वो इस साल से थोड़ा चेंज हो गया है। जी जी। तो अब जो है उसके अल्टरनेट क्या हो सकते हैं, सुदर्शन जी आप जी। देखिए सर, पहले और अब में इतना अंतर आ गया है कि इक्विटी का टैक्सेशन ही हमारे पास में टैक्स इफिशिएंट हो गया है। तो अब ऐसा वाला प्रोडक्ट हमें चुनना पड़ेगा जो कि इक्विटी टैक्सेशन आपको दे। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो कि ज़्यादा वोलेटाइल भी ना हो? तो ऐसा एक प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड के पास है, वो है आर्बिट्राज फंड। आर्बिट्राज फंड आपको लगभग 5% के आसपास के रिटर्न दे देता है, जो कि आपके अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या लिक्विड फंड। एक दर्शक जुड़ चुके हैं जी, हेमराज जी नर्मदापुरम से। हेमराज जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर जी, आप अपना जी, मेरा प्रश्न ये पूछिए। क्वेश्चन है जी। कि हम जैसे निवेश अगर करना चाहते हैं तो कम से कम कितना रुपए का निवेश कर सकते करना चाहिए? अच्छा, आप किस पर्पज से और कहां पर निवेश करना चाहते हैं, कुछ बताएंगे इसके बारे में? हाँ, लगता है संपर्क टूट गया। हाँ जी। उनका जो सवाल था कितने रुपए से निवेश कर सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड सर में स्मॉल कैप में स्मॉल कैप में निवेश करना चाहते हैं। हाँ। और कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं? संपर्क टूट गया शायद। स्मॉल कैप में निवेश करना चाहते हैं और कितना कम से कम निवेश करना चाहते हैं वो से आरंभ कर सकते हाँ, हैं। तो वो 500 रुपए की SIP से भी अपना निवेश आरंभ कर सकते हैं। ये उनके सवाल का सीधा साधा जवाब था। अब जो हम अभी जिस पे चर्चा कर रहे थे कि डेट फंड का सब्स्टिट्यूट या लिक्विड और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स का क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है, जहां तो वो पर हाँ बेनिफिट जहां बेनिफिट मिले और टैक्सेशन से टैक्स से भी बच सकें, तो वो है आर्बिट्राज फंड। आर्बिट्राज फंड में यदि हम आते हैं तो जैसा पहले चल रहा था उसी तरह से वो काम करेगा। काफ़ी कम टैक्स लगेगा, जैसे पहले हमको कम टैक्स लगता था, और लगभग रिटर्न भी 5-5.5% के आसपास वहाँ मिल जाता है। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि हम लिक्विड और अल्ट्रा की बजाय आर्बिट्राज को ध्यान देवें। जी जी। हाँ। लिक्विड और अल्ट्रा की जगह पे हम आर्बिट्राज पे अगर फोकस करते हैं तो हमें टैक्सेशन बेनिफिट और रिटर्न भी जो है सुनिश्चित मिल जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर, एक छोटा सा प्रश्न जो है अभी हमें प्राप्त हुआ था मैसेज के थ्रू, उसमें उनका कहना था कि डिफेक्टिव रिटर्न और रिवाइज रिटर्न, ये 31 जुलाई चूंकि बीत चुका है, तो अब लोगों के सामने जो है एक समस्या आ रही है कि अगर उनके रिटर्न में कुछ रह गया है तो वो उसको रिवाइज कैसे कर सकते हैं, या ये डिफेक्टिव रिटर्न क्या चीज़ है? सी डिफेक्टिव रिटर्न और रिवाइज रिटर्न जो है बेसिकली क्या है,
अगर आपने आयकर का जो ITR सबमिट किया है 31 जुलाई के समय तक का, जी और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके ITR में कुछ कमियां दिखती हैं तो वो लोग उन कमियों के बेस पे आपको एक नोटिस भेजते हैं। जी उनको लगता है कि ये कमी जो है, आपको बेसिकली वो आपको एक मौका देते हैं जिससे कि आप अपने डिफेक्ट को सुधार सकें। तो वो नोटिस आपको आएगा और उस नोटिस के हिसाब से जो भी वो गलती उन्हें दिखेगी वो उसमें मेंशन करेंगे कि ये गलती है, इसको आपको मौका दिया जाएगा सुधार करने के लिए। अगर आपने सुधार कर दिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका रिटर्न पूरी तरीके से मान्य होगा। लेकिन अगर आपने सुधार नहीं किया तो फिर आपके ITR को अमान्य माना जाएगा और फिर आपको वैसे ही कार्रवाई की जाएगी जैसे कि आपने ITR फाइल नहीं किया था। तो कहने का मतलब ये एक सीधा सा लेमैन शब्दों में कहें तो ये एक मौका है हमको अपने रिटर्न को रिवाइज करने का। तो अगर हमसे हमारे टैक्स में, दर्शकों ध्यान से इस बात को समझिएगा कि अगर आपके रिटर्न फाइल करते समय कोई भूल चूक हो गई है गलती से, तो नोटिस मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको आप जो है सुधार करें, अदरवाइज वो जो है पूरी तरह से अमान्य हो जाएगा और फिर से आपको जो है फाइन वगैरह और लेट फीस वगैरह, इंटरेस्ट, ये सब सारी चीजें भुगतनी पड़ेंगी। इसमें एक और चीज है जो रिवाइज रिटर्न है, एक तो है कि आपको आयकर विभाग ने इन्फॉर्म किया कि ये इसमें गलती है, सुधार करें। अगर आपको लगता है कि आपने अपने ITR फाइल कर दिया है और आपको स्वयं लगता है कि हमने कुछ गलती फाइल कर दी है, तो आप उसको स्वयं रिवाइज कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड रिवाइज रिटर्न। तो वो आपको करने से आपको कोई नुकसान भी नहीं है और आपका जो है पूरी तरीके से मान्य हो जाएगा। कई बार गलतियां हो जाती हैं और ह्यूमन बीइंग है तो एरर होने की संभावना भी रहती है। तो इसका ध्यान रखते हुए आप जो है इस चीज को समझें और करें। अब बात आती है सर सुदर्शन जी निवेश की। निवेश करते समय हमने म्यूचुअल फंड भी देखा, लेकिन कई बार हमको ये लगता है कि हमारा इंश्योरेंस, कई निवेशक जो है भूल बस इंश्योरेंस में चले जाते हैं। हाँ। कई निवेशक को आवश्यकता होती है इंश्योरेंस की, तो ये सेग्रीगेशन करना, ये जो है डिसाइड करना कि मुझे इंश्योरेंस लेना है या नहीं लेना है और किस तरह का इंश्योरेंस लेना है, ये आप जो है निवेश के माध्यम से हमें ये बताएं। देखिए अतुल जी, इंश्योरेंस एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जी। हर व्यक्ति को जो निवेश के लिए आ रहे हैं उन्हें सबसे पहले अपना इंश्योरेंस देखना चाहिए कि वो इंश्योरेंस प्रॉपर जितना चाहिए उनको वो है या नहीं। और इंश्योरेंस में मेरी सलाह ये रहेगी कि आप सबसे अच्छा प्रोडक्ट होता है वो टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में बहुत कम प्रीमियम लगती है और वो छोटी सी प्रीमियम में आपका बड़ा इंश्योरेंस हो जाता है। इंश्योरेंस, जैसा कि आपने पूछा कितना इंश्योरेंस होना चाहिए, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्योंकि ये आज भी हमारे भारत देश में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं। हमसे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, नीलेश जी इंदौर से। हाँ, इसको हम बाद में नीलेश जी नमस्कार। पूछिए, आपका प्रश्न क्या है? सर मेरा प्रश्न ये था कि अभी बाजार में इस समय पे निवेश करना हो, मुझे अगर स्टार्ट में करता हूँ तो मुझे किस जरिए के थ्रू निवेश करना चाहिए जी, और कहाँ पे ऐसे कौन से मतलब वेन्यू है जहाँ पे मैं निवेश कर सकता हूँ? जी जी जी, तो मेरा प्रश्न आपसे है जी कि ये कहाँ पर निवेश आरंभ कर सकते हैं? नीलेश जी, यदि आज हम इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं आप इस समय में, तो अभी हमें जो भी निवेश करना है वो STP के माध्यम से करना है, क्योंकि अभी इस समय बाजार वोलेटाइल है जी। तो आप SIP और STP के माध्यम से निवेश करें। अभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, क्योंकि बैंकिंग सस्ते मिल रहे हैं अभी हमें फार्मा सेक्टर काफ़ी सस्ता है अभी, फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर, उसमें निवेश कर सकते हैं। अभी अगर हम मल्टी एसेट कैटेगरी को चुनें, मल्टी एसेट कैटेगरी में आपको प्रेशियस मेटल्स भी उसमें आ जाती हैं, डेट भी उसमें आ जाता है, इक्विटी भी उसमें आ जाता है। कुछ मल्टी एसेट्स में रियल एस्टेट को भी उन्होंने शामिल किया हुआ है। तो अभी के समय में आप मल्टी एसेट को भी चुनेंगे तो ये आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा एक कंपोनेंट होगा। हाँ, कंपोनेंट साबित होगा, काफ़ी ग्रोथ देगा। ये इंश्योरेंस वाला जो हमारी बात हुई थी, कितना इंश्योरेंस होना चाहिए इस देश में, इंश्योरेंस करने वाली मतलब जो हमारी जनसंख्या है उसको में से काफ़ी सारे मोर देन 70-80% लोग नहीं जानते कि वो क्या उन्होंने सफिशिएंट इंश्योरेंस लिया है या नहीं लिया है। देखिए, सबसे पहली चीज़ इंश्योरेंस में ये होती है कि हमारी लायबिलिटीज़ को पहले पहचानना, हमारे दायित्व
क्या दायित्व है, दायित्व है। कितने लोन्स हमको पे करना है। तो पहली चीज़ क्या हो गई, आपका अगर किसी व्यक्ति का होम लोन है 80 लाख का, तो सबसे पहली चीज़ हो गई उसका 80 लाख का कम से कम इंश्योरेंस होना चाहिए, जितनी लायबिलिटी है उतना जितनी ही। लायबिलिटी है। इसके बाद उनका डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, अगर वो 50,000 रुपये महीना खर्च करते हैं तो उन्हें इतना इंश्योरेंस होना चाहिए कि उस इंश्योरेंस की इनकम से उनके नहीं रहने पे वो कम से कम परिवार को 50,000 रुपये महीना प्राप्त हो सके। तो पहली चीज़ क्या हो गई, 80 लाख रुपए का लोन था तो 80 लाख रुपए मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ उतना और होना चाहिए कि 50,000 रुपये मंथली की आय हो सके। बच्चों का फीस है, स्कूल की फीस, तो वो भी जोड़नी पड़ेगी। अब देखिए क्या होता है इंश्योरेंस में, ये एक व्यक्ति जो 30 साल का व्यक्ति है, 30 साल के व्यक्ति के पास में लायबिलिटीज़ ज़्यादा रहती हैं, इनकम कम होती है, खर्च ज़्यादा होते हैं, परिवार का भार पूरा होता है अगर उसके ऊपर, तो धीरे धीरे ये क्या कर्व बनता है इंश्योरेंस का। पहले कुछ समय तक इंश्योरेंस बढ़ेगा और एक समय ऐसा आएगा इंश्योरेंस की आवश्यकता आपकी कम पड़ती जाएगी, जी। क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट उतने हो उतने जाएंगे हो चुके हैं। जो कि आपकी लायबिलिटीज़ को कंपनसेट कर सकेंगे। हमसे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, सुरेश जी कोलकाता से। जी सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, एक सवाल पूछना था। जी ये जो कंपनी बाईबैक करती है शेयर का, हाँ तो ये क्या टैक्स फ्री होता है या क्या इसका कोई सिस्टम है? जी आशीष जी, ये प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि कई बार कंपनियां जो है अपने शेयर्स को बाईबैक करती हैं, तो वो जो है टैक्स फ्री होगा या टैक्स एग्जम्प्टेड होगा? इसमें क्या है, पहले कंपनियां क्या थी, पहले कंपनी डिविडेंड दिया करती थी, अभी भी कंपनियां डिविडेंड देती हैं डिविडेंड। तो उसमें क्या होता है कि डिविडेंड जो होता है वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है एज पर द स्लैब रेट। तो उससे क्या होता है, और जो शेयर होल्डर को टैक्स देना पड़ता है, और ये टैक्स एफिशिएंट वे नहीं होता पैसे देने का। तो अभी जो है कई कंपनियां क्या है उसको मैनेज करने के लिए कई कंपनियां बाईबैक के माध्यम से आती हैं। तो इससे क्या होता है, कंपनी और शेयर होल्डर दोनों के लिए कर में ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि उनका क्या टैक्स रेट है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो कंपनी के लिए ज़्यादा फायदे का सौदा होता है कि वो डिविडेंड ना दे के बाईबैक दे दे। बेसिकली दिस इज अ वे बाय विच कंपनी रिवॉर्ड्स टू इट्स शेयर होल्डर। ओके। और ये कर के माध्यम से, कर के हिसाब से ज़्यादा फायदेमंद होता है उनके लिए, दोनों के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि मार्केट में एक अच्छी खबर आती है कि अगर प्रमोटर्स अपने शेयर्स बायबैक कर रहे हैं तो कंपनी की इमेज अच्छी होती है कंपनी की। तो होता क्या है कि कंपनी के शेयर्स की नंबर्स कम हो जाते हैं और कंपनी की आय तो उतनी ही रहती है, उससे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट EPS बढ़ता है और कंपनी की वैल्यू भी बढ़ती है। जी। तो सुदर्शन जी, आपने जो बताया कि यहाँ पर एक उचित मात्रा में हमारा इंश्योरेंस होना चाहिए जी। अब आशीष जी, मेरा प्रश्न आपसे है कि इस साल जो 5 लाख से ऊपर की प्रीमियम टैक्सेबल की गई है, वो दर्शक किस प्रकार से समझें और क्या इसके नुकसान होंगे? पहले क्या था, कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनीज थी वो कई स्कीम लेके आती थी। इसमें क्या था कि अगर 5 लाख से पहले जो भी बड़े इंश्योरेंस के होते थे प्रोडक्ट, उसमें जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 5 लाख रुपए हो या 10 लाख रुपए हो, वो आपने निवेश किया और जो बाद में वो पैसा मिलता था आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद, वो पूरा टैक्स फ्री होता था। इस साल से आयकर के नियम में चेंज किए गए हैं और उन्होंने नियम बना दिया कि 5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आप कुछ भी प्रीमियम देंगे तो उसमें जो पैसा आपको मिलेगा वो पूरा आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसलिए टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको बड़े इंश्योरेंस प्लान जो आप ले रहे हैं तो वो आपके लिए उतना फायदे का सौदा नहीं रहेगा। लेकिन अभी भी अगर वो 5 लाख रुपए से कम का अगर वार्षिक प्रीमियम है वो आप दे रहे हैं और बाद में वो अगर मैच्योरिटी में पैसे मिलते हैं तो आपके लिए टैक्स से फायदे का सौदा होता है। तो इसलिए आप ये प्लान ले सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, जैसे कि हमारे मित्र बोल रहे थे कि जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस को लोग देखते हैं एक निवेश के माध्यम से, जो कि वो सही नहीं है। अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस जो है इन्वेस्टमेंट का, निवेश का माध्यम नहीं है। इंश्योरेंस जो है आपका रिस्क कवर करता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 5 लाख दे रहा हूँ, मुझे 50 लाख मिल रहा है, तो लेकिन वो आपको रिस्क कवर नहीं कर रहा है। अगर आप 5 लाख रुपए दे रहे हैं तो आप चाहें तो उससे कम अमाउंट देकर भी आप अपना रिस्क कवर कर सकते हैं और बचे हुए पैसे को निवेश कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में और ज़्यादा फायदा कमा सकते हैं। तो दर्शकों, हमारे विशेषज्ञ की इस बात को गौर से समझिएगा जो इन्होंने कहा
कि इंश्योरेंस में निवेश करना नहीं है। वो इंश्योरेंस में निवेश करना आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का एक माध्यम है। तो उस माध्यम में उतना निवेश करें जिससे आपको मैक्सिमम टर्म इंश्योरेंस के बेनिफिट्स के वे में मिल सके, और उससे बचा हुआ पैसा आप जो है इक्विटी में, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट लोग बता रहे हैं, वहां पर निवेश करके अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो आप इसको सेग्रीगेट करिए, निवेश को इंश्योरेंस मत बनाइए या इंश्योरेंस में निवेश मत समझिए, वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ही एक माध्यम है। बहुत अच्छी बात कही आपने, और इससे जो है हमारे दर्शकों को ये समझ भी मिलेगी कि हमें कहाँ पर और कितना निवेश करना चाहिए जी। अब एक बात आती है कि निवेश का ही एक माध्यम होता है हेल्थ इंश्योरेंस जी। वो भी बहुत आवश्यक तौर पर देखा गया है। हाँ। क्योंकि कई बार हमको 25,000 रुपए तो बहुत महंगे लगते हैं, लेकिन जब हम हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और 2 लाख 3 लाख का बिल आता है तो हमारे होश उड़ जाते हैं, तब वो 25,000 हमको बहुत सस्ता दिखने लगता है। बिल्कुल सही बोला आपने। तो हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लें, कितना लें और कब लें? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो लेना चाहिए। जी। हम कई बार निवेशक हमसे बात करते हैं, कई बार हेल्थ इंश्योरेंस को लेके वो एक मिथ है कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस उस समय लेना चाहिए जब हम बीमार होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जब अगर हम बीमार हो गए तो उसके बाद कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भारत की हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देगी। और यदि हमने उस बीमारी को छिपा के हेल्थ इंश्योरेंस किया तो वो क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा और आपकी पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी। तो वो जो आपने प्रीमियम दिया उसका भी नुकसान होगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस कराना बहुत ही ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आपको जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है उनको भी बताना वो भी उससे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा लेना है ये जान पाएंगे। आपके निवेश सलाहकार ही आपको बताएंगे कि अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग कोई डिजीज़ है तो आपको कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि सब तरह के हेल्थ इंश्योरेंस बाजार में अवेलेबल है। तो यहाँ पर भी दर्शकों ध्यान रखिएगा कि आपका सलाहकार ही आपके लिए सलाह दे पाएगा। अब बात आती है सर इसमें टैक्सेशन की। यहाँ पर अगर हेल्थ इंश्योरेंस में हम प्रीमियम देते हैं तो वो हमें कितना तक जो है टैक्स में लाभ दे सकती है? हेल्थ इंश्योरेंस में सेक्शन 80D है जो कि जिसमें हमें टैक्स जो कि हम प्रीमियम पेमेंट पर हमें छूट मिलती है। इसमें क्या है, इसमें अगर आपने अपने स्पाउस का और अपने बच्चों का इंश्योरेंस कराया है तो उसमें एक लिमिट है, और अगर आपके पेरेंट्स हैं जो कि सीनियर सिटीजन है तो उसमें हमें छूट मिलती है। तो ओवरऑल हमें 80D में 50,000 रुपये की छूट मिलती है। लेकिन हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे अभी मैंने बताया कि इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जो नया इनकम टैक्स का रेजिम आया है उसमें हेल्थ इंश्योरेंस पे कोई छूट नहीं है। जी जी। हेल्थ इंश्योरेंस जो है, हेल्थ इंश्योरेंस मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस जो है हमें टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लानिंग ना करके हमें हेल्थ के रिस्क को कवर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। प्लानिंग करनी तो चाहिए। अगर आपको टैक्स की प्लानिंग करनी है तो एनीवे आप कर सकते हैं। जो पुराने टैक्स रेजिम में 50,000 रुपये तो उसमें छूट मिलती है, बट हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना मेरे ख्याल से बहुत ही बेसिक और ज़रूरी चीज़ है, वो लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस इज मस्ट कंपलसरी। या मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, हेल्थ इंश्योरेंस में कई बार हम लोग डर जाते हैं कि प्रीमियम से, जैसा अभी आपने बोला 25,000 या 30,000 के प्रीमियम से व्यक्ति डर जाता है। अब हेल्थ इंश्योरेंस चूंकि बढ़ाना है हमें, आजकल हॉस्पिटल के एक्सपेंस बड़े बड़े हो गए, 5-7 लाख के बिल नॉर्मल आने लगे हैं। तो एक व्यक्ति को, क्योंकि पूरे परिवार का फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, अगर परिवार में हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं तो उस केस में उनके पास वो 5 लाख 7 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस बेसिक तो ज़रूर लें, पर उसके साथ उसको सुपर टॉपअप ऐड कर लें उसमें। उससे फ़ायदा ये होगा कि वो बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम तो उसके हिसाब से लगेगी ही, पर सुपर टॉपअप बहुत सस्ते रेट में मिल जाएगा। और इन केस कोई भी मिस हैपनिंग में वो फायदा देगा। आप ऐसा समझिए, अगर एक 30 साल का व्यक्ति है, उसके 2 बच्चे, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, तो उनको अगर वो 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो वो लगभग 10-12 हज़ार रुपये की प्रीमियम में उनको वो 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। साथ ही अगर वो सुपर टॉपअप उसमें ले लेते हैं तो वो 1 करोड़ का सुपर टॉपअप लगभग 5-7 हज़ार रुपये में मिल जाता है। मतलब आप ऐसा समझिए कि वो 1 करोड़ रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लगभग 15,000 रुपये में वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 15,000 रुपये अभी तो वेस्टेज लग रहा है। बिल्कुल सही, वही जो मैंने कहा ना कि आप प्रीमियम देते समय ये बहुत कम राशि लगती है, लेकिन जब हॉस्पिटल में जाकर के हम बिल देखते हैं तब इसकी जरूरत समझ में आती है कि वो कितना सस्ता था। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो दर्शकों, इस तरह से आप ये ध्यान रखिएगा कि हमें जो है स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च भी एक तरह से बचत है, अगर हमने इसको सही समय पर और सही तरीके से सही नाप
करके जो है ले लिया है इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये हमारे भविष्य के लिए होने वाले खर्चों को कम करते हैं। अब बात आती है हमारे घर की। जी। कई बार हम जो है हाउस प्लानिंग करते हैं। हाउस प्लानिंग करते समय सुदर्शन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक बाजार विशेषज्ञ और निवेश सलाहकार के रूप में आप क्या सलाह देंगे? एक निवेश सलाहकार और बाजार विशेषज्ञ के रूप में मेरी सलाह एक रहेगी, देखिए लोग हमेशा घबराते हैं। जब एक बार उन्होंने होम लोन ले लिया, होम लोन लेने के बाद उन्हें एक सामान्य आदमी, देखिए हमारे यहाँ भारत में एक पुरखों से चली आ रही बात है कि लोन नहीं होना किसी के सिर पे तो लोग घबराते हैं उस डेट से, तो वो तुरंत उसे रीपे करना चाहते हैं। मेरा दर्शकों से एक ही निवेदन है, ये जो ये जो होम लोन है, ये होम लोन इज़ अ गुड EMI। बाकी अगर आपने पर्सनल लोन लिया, कार लोन लिया, ये सब EMI आपकी बैड EMI है, पर होम लोन की EMI गुड EMI है। इसमें बहुत सारे फायदे हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट कम लग रहा है, दूसरा इसमें सरकार हमें टैक्स में छूट दे रही है, इसके प्रिंसिपल के रीपेमेंट पे भी छूट है और इसके इंटरेस्ट के रीपेमेंट पे भी छूट है। और आपके पास जो पैसा बच रहा है, उस पैसे को कहीं अगर आप निवेश कर देते हैं तो वो उस जितना आपने लोन लिया है उसका, उसमें ब्याज भी अगर जोड़ दिया जाए तो उससे कई गुना ज़्यादा आपको प्राप्त हो रहा है। तो मतलब आपको प्रॉपर्टी का अप्रिशिएशन भी मिल रहा है, आपको साथ ही साथ जो है टैक्स में बेनिफिट भी मिल रहा है, और यहाँ पर EMI भी बहुत कम देनी पड़ रही है। तो मतलब ब्रेड के दोनों साइड बटर है। हाँ, और दूसरी चीज, एक और चीज इसमें ऐड करूंगा मैं यहाँ पे, कि अभी अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ का फॉर एग्जांपल उन्होंने होम लोन ले लिया है, 1 करोड़ की EMI लगभग उन्हें लाख रुपए आती है, लगभग आएगी। अब ये 1 लाख रुपए की EMI अभी उन्हें भारी लगेगी, पर जैसे जैसे वर्ष व्यतीत होते जाएंगे, आने वाले 5-7 साल के बाद इन्फ्लेशन के कारण ये 1 लाख बहुत छोटा अमाउंट हो जाएगा, तो वो मालूम नहीं पड़ेगा। तो अब इसमें जो है एक बात आई, जैसा कि सुदर्शन जी ने कहा कि टैक्स बेनिफिट भी मिलेंगे। वो टैक्स बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं और किस तरह से एक निवेशक जिसने घर लोन पर लिया है, EMI पर लिया है, उसको कौन कौन से बेनिफिट हो सकते हैं और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? इसमें आयकर में इसमें टैक्स का लाभ हमें मिलता है। अगर हमने घर लिया हुआ है तो जो हम उस पर ब्याज पे करते हैं, ब्याज का हमें फ़ायदा मिलता है, और साथ में हमें जो मूल जो प्रिंसिपल हम पेमेंट करते हैं उसका हमें फ़ायदा मिलता है जी। तो जो आयकर के नियमों के हिसाब से आपको 2 लाख रुपए तक का जो आप सालाना ब्याज पे करते हैं उसका आपको फ़ायदा मिलता है हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंतर्गत। और साथ में ATC में जो मूलधन जिसे हम बोलते हैं, जो हम लोन के EMI में जो मूलधन हम पे करते हैं, प्रिंसिपल पे करते हैं, उसका भी हमें 1.5 लाख का हमें फ़ायदा मिलता है। इसमें हमें एक फ़ायदा ये भी मिल सकता है कि अगर हम कोई बड़ा घर ले रहे हैं, हम कोई बड़ा लोन ले रहे हैं, तो उसमें हम ये प्लानिंग कर सकते हैं, अगर पति पत्नी परिवार में दोनों जॉब में हैं, तो दोनों लोग ज्वाइंट नाम पे मिल करके ज्वाइंट नाम पे घर ले सकते हैं और ज्वाइंट नाम पे लोन ले सकते हैं। तो ये उससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमें लाभ मिलने वाला है उसको हम डबल कर सकते हैं। जो हमारा 2 लाख रुपए का जो हमें ब्याज का फ़ायदा मिलता है, वो उसी घर पे हम 4 लाख तक का ब्याज का फायदा मिल सकता है। और साथ में जो 1.5 लाख रुपए जो हमें प्रिंसिपल पेमेंट का फायदा मिलता है, वो हम 3 लाख तक कर सकते हैं जी। तो ये बहुत बड़ी फायदे की चीज़ है। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इस तरह से जो है हम इस पर भी लाभ ले सकते हैं टैक्स बेनिफिट में। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं, आप जो भी EMI पे कर रहे हैं होम लोन के लिए, उसमें आपके निवेश सलाहकार से यदि संपर्क करेंगे आप, तो एक छोटा सा अमाउंट SIP का अगर उसमें ऐड कर देंगे। क्या बात है। यस, बहुत छोटा सा अमाउंट अगर SIP का ऐड कर दिया गया, तो ये जितनी EMI आप भर रहे हैं, ये पूरी EMI आपको वापस मिल जाती है। यस। मतलब आप लायबिलिटी के साथ साथ एक एसेट भी तैयार क्रिएट हो जाती है आपकी। देखिए 2 एसेट क्रिएट हो गई आपकी। ये निवेशक को जो है बहुत ही फायदे की बात है। 2 एसेट क्रिएट हुई है यहाँ पे। एक आपने मकान बनाया, एक वो एसेट तो क्रिएट हो ही गई है, और जो लोन लिया था आपने, जिसका ब्याज का आप डर रहे थे, वो छोटी सी SIP ने आपका वो ब्याज वापस दे दिया, पूरा ब्याज वापस दे दिया। उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अगर दर्शकों आप इस बात को समझिएगा, ये बड़ी बारीक बात और टेक्निकल बात है कि आप जो EMI भर रहे हैं, उस EMI का एक छोटा सा हिस्सा SIP के फॉर्म में अगर स्टार्ट कर देते हैं, तो आप जो इधर ब्याज दे रहे हैं ना, वो SIP का रिटर्न आपके उस ब्याज की भरपाई कर देगा, और आप जो है ब्याज मुक्त होकर के पूरा घर फ्री मूलधन में ही खरीदेंगे। ब्याज नहीं देना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात। तो अब हम जो है थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे आशीष जी आपसे, घर तो हमने लिया,
और कई बार हम घर बेचते भी हैं, तो घर बेचते समय जो हमारे टैक्सेशन की लायबिलिटी आती है, जिसको हम कैपिटल गेन या 54EC में जाकर के इन्वेस्ट करना, वो क्या है और किस तरह से हम उस जो हमें लाभ हुआ है उसको हम टैक्स को एग्जम्पशन ले सकते हैं या टैक्स बेनिफिट लेकर के हम उसका लाभ कमा सकते हैं? आयकर में क्या है, आप जब जो कि आपको पता होगा, कैपिटल गेन एक कंसेप्ट है बेसिकली। उसमें क्या होता है कि अगर आपने घर लिया और आप घर बेच रहे हैं, घर बेचने पर सपोज आपने घर लिया और आप घर को 3 साल बाद आपको लगता है कि किसी कारण से आपको घर बेचना है, तो होता क्या है कि अगर आपने घर 1 लाख रुपए का लिया, 1 लाख तो बहुत छोटी अमाउंट है, मान लीजिए आपने घर 1 करोड़ रुपए का लिया, मान लीजिए 3 साल बाद आप उसको बेच रहे हैं, तो उसकी कीमत मान लीजिए आप 1 करोड़ 20 लाख रुपए हो गई, तो 20 लाख का जो आपको गेन हो रहा है, तो सामान्यतः आपको क्या होगा, 20 लाख के गेन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें और कई बार हमारा प्लान क्या होता है कि हम एक घर बेच के हम दूसरा घर, बड़ा घर लेना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने मान लीजिए 1 करोड़ का घर लिया और हमने उसको बेचा और फिर हमें लगता है कि नहीं, अभी मुझे कोई बड़ा घर लेना है, लेकिन जो हम पुराना घर बेच रहे हैं, जो उसमें जो घर की वैल्यू में, कीमत में वृद्धि हुई है, उस पर टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो इसको कम करने, इस टैक्स से बचने के लिए आयकर एक सुविधा प्रदान करता है सेक्शन 54 में, जिससे कि आपने जो भी आपने घर बेचा है, जो भी उसकी वैल्यू है, अगर आप तुरंत घर ले रहे हैं, तो आपको छूट मिल जाती है। उस पैसे को आप नए घर लेने के काम में यूज़ कर सकते हैं, आपको छूट मिल जाएगी। या अगर आपको लगता है कि अभी मुझे घर लेने में समय है, मैं अभी नहीं, 1 या 2 साल बाद हमें घर लेना है, तो उसमें भी सरकार सुविधा प्रदान करती है कि एक अकाउंट होता है कैपिटल गेन स्कीम में, तो उसमें वो अमाउंट आप पूरा जमा कर दें और 1 या 2 साल बाद तक आप घर ले सकते हैं और फिर आपको कर नहीं लगेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो क्या अब यहाँ पर ऐसा भी कुछ ऑप्शन आप बता सकते हैं कि ऐसी कोई प्लानिंग या कुछ जो है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हो जहाँ पर वो निवेशक अपना पैसा म्यूचुअल फंड या किसी भी इन्वेस्टमेंट में निवेश करके टैक्स बेनिफिट ले सकता है कैपिटल गेन को बचाने के लिए? इसके लिए स्पेशली केंद्र सरकार ने कुछ बॉन्ड निकाले हुए हैं। REC जो केंद्र सरकार का ही है, NHAI जो रोड्स के लिए, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार ये पैसा लेती है आपसे, और ये 5 से 7 साल का लॉक इन इसमें होता है। और इसमें अगर निवेशक या करदाता ये कैपिटल गेन वाला पैसा जमा करते हैं तो उन्हें कैपिटल गेन नहीं लगता है। पर इसमें एक चीज़ होती है, एक तो लॉक इन लंबा होता है और ब्याज 5%, और वो भी टैक्सेबल ब्याज मिलता है, तो वो उतना अट्रैक्टिव नहीं होता है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि कई बार जो है हम रिटर्न और इन्फ्लेशन इन सब को ना छोड़ करके टैक्स सेविंग पर फोकस उस पे फोकस हमारा ज्यादा हो जाता है, जबकि उतना नहीं, बस ओवरऑल 30% का जो टैक्स, अगर एक नॉर्मली मोटा माटी देखें कि 30% के टैक्स को बिलोंग करने से बढ़िया 5% की अर्निंग हो जाए, तो इन्फ्लेशन को साइड में रखो और वो अर्निंग ग्रैब कर लो। बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक चीज और आती है कि कई बार कई निवेशक ये समझ नहीं पाते कि जो उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है वो सही है या नहीं है। ये अभी हमें मैसेज से ये प्रश्न प्राप्त हुआ है और उसमें उनका जानना है कि किस तरह से हमें अपने हेल्थ इंश्योरेंस को चेक करना चाहिए कि हमने जितना लिया है वो सही है, या जो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, या हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी सही। कई बार जो है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देने के बाद पता चलता है कि यार उस कंपनी का इस हॉस्पिटल के साथ इम्पैनलमेंट नहीं है। तो इससे संबंधित सावधानियां कैसे रखें? देखिए, जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो उस कंपनी का एक ब्रोशर होता है, उसमें सारे हॉस्पिटल्स उनके देश भर में कौन कौन से हैं उनका पूरा डिटेल लिखा होता है, और लगभग अच्छे सारे हॉस्पिटल सारी कंपनियों के साथ जुड़े हुए होते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स जो कि ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं, वो अगर किसी 1 या 2 कंपनी ने उनको ब्लैक लिस्ट किया है तो बाकी सारी कंपनियां भी उनको ब्लैक लिस्ट कर देती है। यदि आपने वहाँ आपका इलाज कराने के लिए आप एडमिट हो गए हैं तो उसके क्लेम में फिर आपको समस्या आ सकती है। तो इतनी जल्दीबाजी ना करें कभी भी एडमिट होने के लिए, पहले अपने वही निवेश सलाहकार से पूछें कि मुझे कौन से हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। और ये जांच जो है हम फॉर्म पे भी कर सकते हैं। ये हमारे फॉर्म पे भी मिल जाएगा कि कौन कौन से हॉस्पिटल उनके साथ जुड़े हुए हैं। एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, कुछ इंश्योरेंस कंपनियां एक सुविधा देती हैं। एक क्या होता है, एक प्रीमियम जो आई किसी भी एक व्यक्ति की, वो प्रीमियम जोन वाइज अलग अलग होती है।
अगर हम इंदौर भोपाल जैसे शहरों में रहते हैं तो ये जोन 3 का शहर कहलाते हैं। जोन 3 शहर की प्रीमियम काफ़ी कम होती है, पर उसका नुकसान क्या होगा यदि आपने जोन 3 शहर की पॉलिसी ले ली है उस प्रीमियम के साथ में, तो अब आप यदि जोन 2 या जोन 1 शहर में इलाज कराने जाते हैं तो कुछ परसेंटेज उस क्लेम का आपको आपकी जेब से भुगतान करना होता है। पर यदि आपने जोन 1 की पॉलिसी ले ली है तो आपको किसी भी जोन में आप इलाज करा सकते हैं, आपको कुछ भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, एक प्रॉब्लम और आती है जी। निवेशकों के सामने या सिटीजन के सामने जी, कि ऑनलाइन भी बहुत सारी पॉलिसियां बेची जा रही हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। अब वो ऑनलाइन पॉलिसी सेलेक्ट करें या जो है किसी सलाहकार से जो है पॉलिसी सेलेक्ट करें, दोनों के क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे? देखिए दोनों में एक चीज़ बताता हूँ, प्रीमियम यदि हम ऑनलाइन में जा रहे हैं तो प्रीमियम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। जी, मेरा एक ही सजेशन रहेगा, हमेशा आप आपके निवेश सलाहकार जो हैं उन्हीं से ही पॉलिसीज़ लें, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो। यदि आप परेशान नहीं होना चाहते हैं तो क्योंकि क्या होगा, वो ऑनलाइन वाला व्यक्ति जो है वो आपके पास आपकी फैमिली को सपोर्ट करने नहीं आएगा। आप जब हॉस्पिटलाइज हो गए, जो आप व्यक्ति थे जो कि पूरे परिवार का ध्यान रखते थे, अब आप ही अगर हॉस्पिटलाइज हो गए हैं और तो आपके बच्चे आपकी पत्नी कहाँ कहाँ भटकेंगे। तो ये सारा काम का जिम्मा किनका है? वो आपके निवेश सलाहकार का। वो आपको कहीं भटकने नहीं देंगे, वो सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो जाएंगी। सेम वही लाइफ इंश्योरेंस में होता है कि लाइफ इंश्योरेंस जिस व्यक्ति के ऊपर लायबिलिटी उसका लिया जाता है, अब उसी को कुछ हो गया तो परिवार कहाँ भटकेगा? तो ज़्यादा अच्छा है कोई निवेश सलाहकार अच्छा होगा, तो ये सारी समस्याओं से उन्हें कभी समस्या नहीं आएगी। ये सभी चीज़ों में होगा, ये चाहे म्यूचुअल फंड हो, ये चाहे इक्विटी शेयर्स हो, ये चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, ये चाहे हेल्थ इंश्योरेंस। निवेश की बात है। देखिए दर्शकों, इस बात को समझिएगा कि आप क्या हर चीज में एक्सपर्ट हैं? अगर इस प्रश्न का उत्तर आपके पास हाँ में है तो अवश्य आप खुद से करें या ऑनलाइन जाकर के करें जी। लेकिन जैसा हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि ये यदि आप सब चीजों के एक्सपर्ट नहीं है, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो एक सलाहकार होना अति आवश्यक है। वो सलाहकार आपको सही उपयुक्त राय बता करके आपको निवेश करवाएगा, आपकी संपदा का जो है या आपके होने वाले फ्यूचर अनसर्टेनिटी का भी ध्यान रखेगा, और जब आप परेशान होंगे तो आपके साथ आपके परिवार मेंबर की तरह जो है वो आपके बगल में खड़ा होकर के आपकी मदद भी करेगा। बहुत अच्छी बात कही है आपने। इसमें जो है लोग कई बार 2 पैसा बचाने के लिए ये सोचते हैं कि ऑनलाइन इज क्वाइट बेटर। अब शायद उसमें टैक्स बेनिफिट में भी यही होगा कि जितनी प्रीमियम जाएगी उस पर पूरा टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर ऑनलाइन में कम प्रीमियम जा रही है तो टैक्स बेनिफिट भी थोड़ा कम हो जाएगा, टैक्स भी कम हो जाएगा, है ना। तो अगर हम लाभ को देखें, मॉनेटरी बेनिफिट्स की बात करें, तो वहां पे बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सही ये बात एक मिथ है कि नहीं, सलाहकार बहुत पैसा चार्ज करता है, इस वजह से हम उससे सलाह न लेकर के एक डायरेक्ट या ऑनलाइन सिस्टम में जाए। देखिए अतुल जी, किसी भी कहीं भी जो एक कहावत है, हम बोलते हैं देयर आर नो फ्री लंच। तो कहीं भी कोई भी फ्री चीज़ें उपलब्ध नहीं है। तो यदि हम फ्री की चीज़ों की खोज करने निकले हैं तो वो चीज़ें फिर उस क्वालिटी की नहीं मिलेंगी। बात बिल्कुल सही है। वो कोई भी आपको अगर फ्री दे रहा है तो वो कहीं और से निकालेगा। और अभी फिनटेक वगैरह कई ऐसे सॉफ्टवेयर में जो फ्री एडवाइसेस दे रहे थे या फ्री ऑनलाइन आपको सर्विसेज दे रहे थे, नाउ दे स्टार्टेड चार्जिंग। यस, अब उन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया है। देखिए कहाँ से कोई अगर अपनी कंपनी चला रहा है तो वो कहाँ से करेगा? उसे टैक्स भी पे करना है, उसको एम्प्लॉइज की सैलरी भी देना है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका मेंटेन करके रखना है। कैसे फ्री सर्विस देगा? इसलिए वो पॉसिबल ही नहीं है। वो अगर हम अच्छी सर्विस चाहते हैं, अगर हम हमारे निवेश में सब कुछ अच्छा चाहते हैं, हमारे इंश्योरेंस को अच्छा चाहते हैं, तो हमें किसी भी एक निवेश सलाहकार के साथ जुड़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही बात है। बहुत सही कहा आपने कि आप अपने परिवार के लिए एक निवेश सलाहकार को जरूर रखें जो आपको सही समय पर उचित सलाह दे करके आपका मार्गदर्शन कर सके। ऐसा ही टैक्स एडवाइजरी में भी रहता है कि टैक्स एडवाइजरी में भी ये चीज़ें जो है देखी जाती हैं कि अगर आपको सही सलाह मिल गई तो आपने बहुत सारा टैक्स बचा लिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे स्टूडियो में पधारे और हमारे दर्शकों को खूब ढेर सारी जानकारियां दी। धन्यवाद। तो दर्शकों, इस प्रकार से हमने देखा कि अगले आप जब भी इस वित्तीय वर्ष की फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो निवेश और टैक्स को ध्यान में रख करके ही करिएगा। अगले सप्ताह फिर हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।
चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।